नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी, इकाई नंबर 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन। इस इकाई के बारे में आगे हम चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में उसके दूसरे भाग के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना प्रारंभ किया। यानी कि ये जो क्रांतिकारी बालक हैं, शेखर नाम का बालक, ये इकाई का जो नायक है, इस उपन्यास अंश का जो नायक है, वो नायक एक क्रांतिकारी, उनके विचार क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी विचार उनके मन में है। वो देश को आज़ाद करने के लिए उनके मन में विचार चल रहे थे और ऐसे में वो गांधी जी के विचारों उन पर प्रभावित हैं। गांधी जी के विचारों से वो प्रभावित हैं, यानी कि गांधी जी के विचार उनके मन पर, मस्तिष्क पर असर कर रहे हैं कि गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा कैसे व्यक्त करें। ऐसे उनके मन में विचार चल रहा है, तो उसने एक राष्ट्रीय भावना को केंद्र में रखते हुए उसने एक नाटक लिखने का सोच लिया और वो नाटक लिखने का आरंभ करता है, यानी कि प्रारंभ करता है। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। यानी कि उनके जीवन में उसने बहुत सारे खेल देखे होंगे, तो नाटक देखे होंगे, वो तो उनके जरिए उस खेल के आधार पर वो स्मृति, यानी कि उस खेल की यादें उनके मन में अभी ताज़ी थी, जैसे कि उनको याद आ रही थी, इसीलिए उनको लिखने में कठिनाई नहीं हुई। यानी कि इस खेल की याद से वो लिखने का प्रारंभ कर दिया। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथिया ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। प्रस्तावना ज्यों की त्यों हथिया ली, इसका मतलब ये होता है कि किसी की लिखी हुई चीज़, यानी कि किसी दूसरे की लिखी हुई चीज़ को अपने अधिकार में लेना। प्रस्तावना ज्यों की त्यों हथिया ली, इसका मतलब ये होता है कि किसी की दूसरे व्यक्ति की लिखी हुई चीज़, यानी कि लिखित सामग्री को वैसे जैसा कि तैसे उसने जो लिखना प्रारंभ किया उसमें वैसा ही लिख देना। केवल कहीं कहीं कुछ परिवर्तन करना पड़ा, यानी कि मामूली परिवर्तन करना पड़ा, यानी कि थोड़ा बहुत बदलाव उसमें लाना पड़ा। उसके बाद नाटक का आरंभ हुआ, यानी कि उसने नाटक लिखने का आरंभ कर दिया। एक स्वाधीन लोकतंत्र, भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी हैं, यानी कि उन्होंने स्वाधीन, यानी कि अपने अधीन लोकतंत्र, यानी कि लोगों से जो चल रहा है, लोक समूह से जो चल रहा है तंत्र, वैसा उससे विराट भारत का स्वप्न, यानी कि अपने अधीन चलने वाला विशाल भारतનું स्वप्न वो देखते हैं, वैसा उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। वैसी कल्पना के साथ उन्होंने लिखने का प्रारंभ किया और उसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बनाया है। और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई के विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। यहाँ पर बताया गया है कि महात्मा गांधी को उस नाटक में भी उन्होंने राष्ट्रपिता बताया गया और इसकी सिद्धि के लिए, यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में सफलता हासिल करने का एक साधन बनाया है उस नाटक को, इस सामग्री को। अनवरत, यानी कि लगातार कताई, यानी कि
जो कताई और बुनाई यानी कि जो कपड़े कपास के रूप से अपनी देसी बनावट से रेहटियों के माध्यम से उनकी बुनाई करते हुए रेहटियों के माध्यम से डोरा धागे बनाकर वो कपड़ों की बुनाई यानी कि कपड़ा गूंथने का काम जो बनकर कपड़ा बनाने का काम करता है, वैसा काम इसमें लगातार इस नाटक में बताया गया है कि उपन्यास अंश के माध्यम से उन्होंने ये कपड़ा बनाने का गृह उद्योग है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि हम अपने स्वाधीन हम स्वतंत्र कैसे बन सकते हैं। तो कि इस छोटे छोटे गृह उद्योगों के माध्यम से हम अपना विकास कर सकते हैं, अपने आप अपना विकास कर सकते हैं, तब हम स्वतंत्र अपने जीवन में भी स्वतंत्र बन सकते हैं। वैसा भी उन्होंने इसके जरिए बताया गया है। विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग यानी कि बहिष्कार, जो विदेशी माल हैं, जो विदेशी चीज़ वस्तुएं हैं, उसके ऊपर हम अपना जीवन गुजार रहे हैं, तो उसका बहिष्कार करना, उसका त्याग करना और हम अपनी बनाई हुई चीज़ वस्तुओं का उपयोग करना। प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना, यानी कि प्रत्येक हर एक अवसर यानी कि हर एक प्रसंग में हम अपना दूसरा गाल आगे कर देना, यानी कि हम ठोकर खाते हुए हमें भले ही अपने देश में बनी हुई चीज़ वस्तुओं के माध्यम से हमें बहुत सारी मुश्किलें पड़ सकती हैं, लेकिन हम ऐसी ही चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, ऐसा आग्रह इसके माध्यम से उन्होंने किया है। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया, यानी कि ये जो सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक है उसका भी उन्होंने इस उपन्यास अंश में जिक्र किया है कि ये जो सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा था वो हमेशा सत्य बोलता था, और इसके माध्यम से उन्होंने इसका जिक्र करके हमें अपने जीवन में सत्य को हासिल करने के लिए, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो हमें इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, हमें इस हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारी ठोकरें खाना पड़ेगा, बहुत सारी कठिनाइयाँ को पार करते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा भी इसके माध्यम से निष्कर्ष निकलता है। अपने ऊपर शिखर की प्रतिभा का सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर, यानी कि उन्होंने एक प्रतिभा यानी कि तेजस्वी, और ये दूसरा अर्थ होता है मति, बुद्धि। प्रतिभा का मतलब ये होता है। तो अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा यानी कि शेखर की बुद्धि का सूर्यास्त, यानी कि ये जो नाटक जिस तरह, ये जो उपन्यास अंश जिस तरह पूरा होता जा रहा है, जिस प्रकार सूर्य आथमने जा रहा है, उसी प्रकार ये टापू की छाप लेकर, यानी कि इस सूर्यास्त जिस प्रकार टापू के ऊपर सूर्यास्त हो रहा है, उसी प्रकार ये शेखर की बुद्धि, ये क्रांतिकारी बालक की बुद्धि का नाटक के अंत में समाप्त होता जा रहा है, ऐसा कहा गया है। शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। यहाँ पर स्थूल, हम किसी भी चीज़ वस्तु, जैसे कि हम पत्थर की बनाई हुई प्रतिमा है, उसे एक स्थूल आकार कहा जाता है। उसी प्रकार शेखर ने इस नाटक की ये जो नाटक का अंतिम दृश्य था वो स्वाधीन भारत और बाधाहीन, स्वाधीन यानी कि अपने अधीन, और बाधाहीन कोई भी प्रकार की रुकावट के बिना जो भारत का निर्माण होने वाला है वो स्थूल आकार में प्राप्त हो जाएगा, ऐसा स्वप्न के रूप में, जिस प्रकार स्वप्न देखते हैं उसी प्रकार ये नाटक का अंत होता जा रहा है। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देशी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। यानी कि ये जो शेखर ने जो नाटक लिखना प्रारंभ किया था,
उस नाटक उन्होंने पूरा कर दिया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही यानी कि अपने देश की बनावट की जो स्याही है, यानी कि पुराने ज़माने में ये जो खड़िया होता है उसमें स्याही भरी जाती है और कलम बोर के उसमें कागज़ पर लिखा जाता है। उसे इस कागज़ पर लिखे हुए कागज़ को प्रतिलिपि कहा जाता है। तो उन्होंने ऐसी अपने देसी बनावट की स्याही से अपने हाथों से उस नाटक की रचना की, अपने हाथों से उस नाटक लिखा। तो उस पुस्तक को नीचे छिपा कर रख दिया, यानी कि किसी के हाथ न लग जाए और नष्ट न कर दिया जाए, इसीलिए उन्होंने छिपा दिया। और ये जो ब्रिटिश सरकार थी वो जो ऐसे क्रांतिकारी विचारों से लिखी हुई पुस्तकों, कई हमारे साहित्यकारों की पुस्तकों को जब्त कर लिया था और नष्ट कर दिया था। इसी हिसाब से इसीलिए ये शेखर ने ये पुस्तक छिपा दिया। ये पुस्तक उन्होंने जो इस नाटक लिखा वो पूरे क्रांतिकारी विचारों से भरपूर था, इसीलिए उन्होंने छिपा दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसीलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। यानी कि ये शेखर ने ये जो साहित्यिक प्रयत्नों यानी कि साहित्य की रचना इस अपने प्रयत्नों से, अपनी गति से उन्होंने इस याद है कि इसीलिए उन्होंने अपना यह नाटक, अमूल्य नाटक, यानी कि उसने ये जो क्रांतिकारी विचारों से भरपूर विचारों से ये जो नाटक लिखा उसने, उसे अमूल्य बनाया गया है। बहुत अमूल्य यानी कि बहुत कीमती। यो हमारे देश को देश में जागरूकता लाने के लिए, क्रांतिकारी फैलाने के लिए ये नाटक अमूल्य रत्न जैसा मूल्य धराता है। बहुत जागृत करने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसीलिए उन्होंने इस नाटक को किसी को भी नहीं दिखाया, कि जैसे सरस्वती देवी को भी नहीं दिखाया, ऐसा उन्होंने कहा है। और हर समय जब जहाँ वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती, मैं शेखर हूँ। एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, यानी कि जो अपूर्व यानी कि ये नाटक लिखा उसके पहले का। तो ऐसा उन्होंने इस नाटक लिखने से पहले भी उसने एक नाटक लिखा था, जिन्होंने इस नाटक को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, यानी कि नष्ट कर दिया था। तो ये शेखर कहता है कि मैं अपूर्व नाटक का एक लेखक हूँ, चंद्रशेखर, ऐसा उन्होंने कहता है। और ध्वनि का मतलब होता है कि आवाज़। तो कोई व्यक्ति अपने मन में कुछ विचार करता है, कुछ तो उसके मन में उसके आवाज़ की, उसके इन जो मन में जो विचार चल रहा है, उन शब्दों की ध्वनि उनके मन में गूंजा करती है, ऐसा उनको आभास हो रहा है। और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया। यानी कि ये शेखर कहता है कि मैंने अपने हाथों से, अकेले अपने हाथों से, बिना किसी की सहायता से, किसी की मदद के बिना मैं अपने हाथों से इस नाटक का निर्माण किया, यानी कि इस नाटक की रचना की। अपने हाथ से लिखकर मैंने इस नाटक की रचना की। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने, यानी कि कैसे नाटक की रचना की, तो कि स्वाधीन, अपने अधीन, जो बिना रुकावट के, जो अपने अधीन चल सके, अपने आदर्शों से, अपने मन में जैसा स्वतंत्र, अपने मन में जैसे स्वतंत्र विचार चल रहे हैं, वैसे जैसे नाटक की उन्होंने, यानी कि जैसे भारत की उन्होंने कल्पना की, वैसे भारत निर्माण करने का उनके मन में जो चित्र था, वैसा ये इस नाटक का निर्माण उन्होंने किया। शेखर के पिता एक दिन दौरे पर जा रहे थे और शेखर उसके साथ था, यानी कि शेखर के पिता एक दिन के लिए दौरे पर जा रहे थे, तो शेखर भी उसके साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम में बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे, यानी कि बांकीपुर नामक स्टेशन पर
वेटिंग रूम में, जहाँ पर सामान रखा जाता है और कोई साधन आने की, यानी कि बस आने की, रेलवे ट्रेन आने की, आने पर जो राह देखा जाए, तो उसमें राह देखकर बैठ कर राह देखा जाए तो उसे वेटिंग रूम कहा जाता है। जहाँ बैठने का स्थान है उस पर बैठकर, उस स्टेशन पर बैठकर वेट करा जाता है, उसे वेटिंग रूम कहता है। तो वहाँ पर सामान रखकर ये शेखर के पिता और शेखर टहल रहे थे और शेखर आगे चल रहा था और उनके पीछे पीछे उनके पिता चल रहा था। पास से एक लड़का आया, शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? यानी कि उसके शेखर जब जहाँ टहल रहा था, शेखर जहाँ चल रहा था, उसी के पास आकर एक लड़का, अंग्रेजी बालक, एक बालक आकर शेखर को पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? अंग्रेजी में पूछा शेखर को। शेखर ने सिर से पैर तक उस बालक को देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। यानी कि ये जो अंग्रेजी बालक है उसका जो बाह्य दिखावट, बाह्य व्यक्तित्व का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये बालक दिखने में कैसा था? तो कि एक अच्छा सा अंग्रेजों जैसे, अंग्रेजों की पहरवेश का एक सूट पहन रखा था और उसके सर पर, यानी कि सिर पर, यानी कि मस्तक पर अंग्रेजी टोपी, यानी कि अंग्रेजों जो पहनते थे वैसी टोपी उनके सिर पर रखी थी, सिर पर पहनी थी। और उनके स्वर में अहंकार, यानी कि अभिमान भरे घमंड था उनके स्वर में। ये जो उन्होंने तुम्हारा नाम क्या है ऐसा अंग्रेजी में कहा, तो उस स्वर में, उस ध्वनि में अहंकार शेखर को लगा। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था, यानी कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ और मुझसे अच्छा कोई अंग्रेजी नहीं जानता होगा, ऐसा घमंड से, उन्होंने अहंकार से इस वाक्य में ऐसा उनको एहसास हुआ शेखर को इस वाक्य को सुनकर। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा, यानी कि उस बालक का प्रश्न शेखर को बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, यानी कि उस बालक को शेखर ने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकाता था। यानी कि उसका उत्तर शेखर ने इसलिए भी नहीं दिया कि उनको अंग्रेजी भाषा प्रति नफरत थी और उनको अंग्रेजी में बात करने के बजाय हिंदी में बात करना, स्वदेशी भाषा का उपयोग करना अच्छा लगता था। और अंग्रेजी भाषा का उनको विचारों से भी बहिष्कार करना, बातचीत में से भी उसका त्याग करना, बहिष्कार करना उनके मगज में ठान लिया था। इसीलिए भी जवाब नहीं दिया। और पिता की उपस्थिति, यानी कि पिता की हाजिरी में शेखर किसी के साथ बात करने के लिए डरता था, झिझकता था, यानी कि उसको वो उनकी उपस्थिति में बात नहीं कर सकता था, फफड़ा जाता था, ऐसा यहाँ पर मान लिया जाना चाहिए। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। यहाँ लड़का शायद अंग्रेजी जानना ही नहीं, उसके तनिक और रूप से कहा, माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल, या मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो। यानी कि उस लड़का शेखर को ऐसा समझने लगा कि उसका सामना करने वाला कोई नहीं है और यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसको तनिक और रूप से कहा, यानी कि उस जो शेखर के सामने बात करने वाला बालक को ऐसा लगा कि उसको इस बालक जिसके साथ मैं बात करना चाहता हूँ उस बालक को अंग्रेजी आता ही नहीं। ऐसे तनिक, यानी थोड़े से रौब में आकर कहा, माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल, यानी कि मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो, ऐसा उन्होंने कहा। शेखर के पिता
वह न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। यानी कि शेखर के मन में वैसा विचार चल रहा कि अगर मेरे पिता यहाँ पर नहीं हाजिर होते तो उसे अंग्रेजी पे नहीं लेकिन हिंदी में तो अवश्य उत्तर देता। उसके मन में यह संदेश उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा था। शेखर के मन में ऐसी शक चल रहा था कि वो लड़का एक अंग्रेजी का वाक्य जो पढ़ाई किया है उस वाक्य को ही दोहरा रहा है, यानी कि दोबारा कह रहा हो, ऐसा उनको एहसास हुआ, आभास हुआ। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा। उत्तर कोई नहीं दिया। यानी कि शेखर अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, लेकिन उसने घृणा यानी कि नफरत से उस लड़के की ओर देखा, लेकिन उत्तर कोई नहीं दिया। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। यानी कि पिता ने क्रुद्ध स्वर में यानी कि आक्रोश भरे स्वर में यानी कि क्रोध जैसे स्वर में उन्होंने कहा कि उस लड़के को बताने के लिए पिता ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर शेखर को कहा कि जवाब क्यों नहीं देते। ऐसे उस बालक को कि ये मेरा बेटा भी अंग्रेजी जानता है, ऐसा बताने के लिए उनके पिता ने आक्रोश के स्वर में शेखर को कहा। शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। यानी कि शेखर को और भी जो गुस्सा आया था उसमें भी फिर भी गुस्सा बढ़ गया और चुप रहा। वह लड़का मुस्कुराकर आगे चला गया, यानी कि मुख से स्माइल फरकाते हुए, यानी कि उसे मुस्कुराहट कहा जाता है, तो मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। यानी कि शेखर को उनके पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है। यानी कि उसके पिता ने शेखर को उनके कान पकड़कर पूछा कि जवाब क्यों नहीं दिया, तुम्हारा मुंह टूट गया है, ऐसा उनके पिता ने कहा। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। यहाँ पर एक शब्द आया है गुस्ताखी। इसका मतलब होता है बेअदबी, अशिष्टता। यानी कि शेखर बड़ों के सामने उसके सामने हो जाना, यानी कि उसके ये जो उन्होंने यानी कि बड़ों के सामने हो जाना, यानी कि बड़ों के मुंह लगना जैसी बात हुई यहाँ पर गुस्ताखी का मतलब। तो उन्होंने इस बात को टाल दिया, यानी कि जो कुछ जवाब न देने में ही अच्छाई है, ऐसा सोचकर उन्होंने जवाब देना टाल दिया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू हैं, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। तो दूसरे दिन की बात है। शेखर के पिता शेखर की माता से बातचीत करते समय उन्होंने बताया कि हमारे लड़के सब बुद्धू यानी कि मूर्ख हैं, हमारे लड़के मूर्ख हैं, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता, यानी कि किसी के सामने बातचीत करने का भी उसे ज्ञान नहीं है, उसे भान नहीं है, यानी कि किसी के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते। शेखर ने सुन लिया। जो उनके माँ बाप जो बातचीत कर रहे थे तो उस बातचीत का विषय शेखर ने सुन लिया। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर शेखर ने क्रांतिकारी विचार से ओतप्रोत दो घटनाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और एक तो शेखर ने इस क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ इस नाटक की रचना की, क्रांतिकारी विचार से ओतप्रोत विचारों से एक नाटक की रचना उन्होंने की। और दूसरा, उनके बचपन के जीवन में जो घटना घटित होती हैं, तो इसके एक
अंग्रेजी बालक के साथ जो अंग्रेजी में बातचीत करना भी उसे अच्छा नहीं लगता, विदेशी भाषा में बातचीत करना उसका भी उन्होंने त्याग किया, विचारों में से भी अंग्रेजी भाषा का त्याग किया। और इस के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि उनके दिल में देश को आज़ाद करने की कितनी ऊंची भावना, कितने ऊंचे विचार होंगे, कितने विचार ऊंचे होते हैं इस बालक में, इसका परिचय यहाँ पर दिखाया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम क्रांतिकारी शेखर का बचपन इकाई के बारे में यहाँ पर चर्चा को समाप्त करते हैं और आगे नेक्स्ट इकाई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।